आइए सुनते हैं आज की कहानी अपनी शर्तों पर। गांव से आई दूर के रिश्ते में देवरानी लगती लाजिया को मिलने जब मैं अस्पताल पहुंची तब डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। बाहर खड़ी उसकी चाची सास ने मुझसे कहा कि मैं अंदर आऊं। वो चाहती थी कि लाजिया की हालत के बारे में मैं पूरी जानकारी मिले। उसका पति साथ ही था पर उसे बड़ा आलतू फालतू बोलने की आदत है। उस पर से समझ भी उतनी भरी ही है। पिछली रात वो उसके साथ आई थी पर इतने से ही समय में जी भरकर उकता गई है। मैं उसकी बात मानकर अंदर गई। गांव के मरीजों के मुकाबले में मेरा जरा साफ सुथरा पहनना ओढ़ना और बोलचाल को देखते सुनते लाजिया की बीमारी की दुखदायी सच्चाई डॉक्टर ने धीरे धीरे मुझे समझा दी। उसके मुताबिक वो बड़ा पहले से ठीक नहीं रहती होगी। आज की हालत यह है कि दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। मन रखने योग्य साधारण सा उपचार घर रहकर करें तो इसके लिए यही ठीक रहेगा। डॉक्टर ने सुझाव लज्जा के पति को माली हालत का अंदाजा लगाकर ही दिया होगा, पर मैं जानती थी कि वो आदमी इलाज करा सकता है। नहर के काम पर पक्का बेलदार है, जगह जमीन भी काफी है। इसी कारण से मैंने पूछा कि अब कोई गुंजाइश है ही नहीं क्या? तो थोड़ा हौसला बढ़ाते बोली कि खून साफ करना पड़ेगा हफ्ते में 2 बार, फिर हो सके तो गुर्दा बदलवाने की सलाह किसी बड़े अस्पताल में लेके देखना। आज ही यहाँ से छुट्टी लेकर घर चले जाओ और कल सुबह चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में ले जाओ इसे। मैंने कहा। दोनों ने मेरी बात मान ली। मैंने अपने पति को फोन किया था कि उनके जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दें। लाजिया की सीट पर बिठा रहे थे कि उसका बेटा आ पहुंचा। ताया जी, क्या हुआ था माँ को? उसने समझा कि ठीक होकर उसकी माँ घर चली है, इसके गुर्दे काम नहीं कर रहे। मेरे पति उगती दाढ़ी मूछों वाले कच्ची उम्र के लड़के को देखे बिना बोले। इस कारण से क्या होता है उन्होंने उसे बाहों में भर लिया पर जवाब न दे सके। जंगल पानी जाने में मुश्किल होती है, थोड़े और कुछ नहीं होता, लड़के के पिता ने कहा। तो ऐसी उदासी में भी मेरे होठों पर हंसी आ गई। ये नादानी भला है, मैंने सोचा। आंखें मूंद लगभग सारा भार सास के कंधों पर डाले निहाड़ ही लज्जा सीट पर टिके उसके बाएं हाथ पर मैंने हाथ धरा तो उसने आंखें खोल दी। इलाज जरा लंबा चलेगा पर तुम ठीक हो जाओगे। घड़ी भर मेरी ओर देखकर बिना हामी भरे आंखें मींची ली उसने। उससे एक क्षण उसकी आंखें मुझे बहुत सजग और सब कुछ जानती सी लगी। सत्येन या लज्जा इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती हैं। मेरी ओर उसकी उठी नजरें किसी सर्वज्ञानी और निर्लिप्त योगी सी लगी थी। बड़ी खींचती हो तुम छोटी छोटी सी बातों को। खैर, सर्वज्ञानी हो या निर्लिप्त होगी ये तो मुझे पता नहीं, पर 2 टूक सीधा बात करने वाली हिम्मती औरत जरूर है लाजिया। क्या कहते हो? उसे कभी बोलते तक सुना नहीं। बोलना तो छोड़ो, पति की फालतू चबड़ चबड़ सुनते नजर उठाकर मुख उल्हाना तक देने तक नहीं देती थी। मैंने ऐसी हिम्मती औरत और कहीं नहीं देखी थी। नारी मुक्ति आंदोलन के प्रपंच पढ़ते और सुनते हिम्मत का अर्थ ऊंचा ऊंचा बोलना, नारे उछालना और बिना मतलब घर भर को हलकान किए रखने तक सीमित हो गया है तुम्हारे लिए। पति कुछ ज्यादा ही नाराज लगे तो मैंने विनम्रता से पूछा, हिसाब से हिम्मत क्या है? सुनू तो। वे एकदम प्रवचन देने की मुद्रा में आ गए। स्वाभिमानी और अस्तित्व जब खतरे में हो तो आग्रह व्यर्थ उपक्रम है, विरोध नाटक है और आंसू लिज जिलापन है। तब स्वयं अपने हक में एक फैसला सुना देना होता है और यही हिम्मत है। लज्जा ने सुनाया था ऐसा फैसला। मुझे लगा कुछ खास बात है। हाँ, जब इसकी शादी हुई तो इसके ससुर को मरे हुए कई साल हो गए थे। उन दिनों प्रीतो इसका चाचा ससुर ही घर में प्रधान था। शरीर से हट्टा कट्टा पर मन से कमजोर। रसिया इतना कि कभी गांव के किसी लड़के की बारात में नहीं गया। पीछे रहकर रात को छुपते छुपाते औरतों का गिद्दा देख पाने के लालच में। छैल गबरू, ऊपर से आधी जमीन जायदाद का मालिक। इसकी सास उसका हुक्का कभी बुझने नहीं देती थी। तुम शायद जानती नहीं। जानती हूँ। लंबरदानी चाची ने दांतों में पल्लू दबाकर बताया था कि एक दिन की लज्जा का छुटका देवर प्रीतो का बेटा है। हाँ, यही कहते हैं लोग और शायद सच भी हो। मरने के लगभग 5-6 साल इसका ससुर बीमार पड़ रहा था। तब प्रीतो ने ही घर चलाया।
बिजली की फुर्ती सा काम करता था और बड़े शौक से करता था। इसकी बैलों की जोड़ी देखने आसपास के गांव के लोग आते थे। पेड़ पर पथराए काटने के लिए चढ़ता तो कुछ देर वहीं बैठकर पंचम में पूरे स्वर में झिझोटी छिड़ देता। राह चलते लोग सुनने रुक जाते। प्रीतो पुराण ज्यादा ही लंबा हो रहा था। प्रीतो तुम्हारी नजर में काम का आदमी है नहीं, पर एक जिंदगी बहुत बड़ी होती है। एक व्यक्ति ने उसे जीते हुए बहुत कुछ जी लेता है एक साल। कई बार विरोधी दिखती बातें भी तुम्हारे हमारे अनुभव और निर्णय टिप्पणियों की जद में ही नहीं होता जीवन, जिसके बाहर भी होता है, शायद बाहर ज्यादा होता है। तुम लज्जा की बात कर रहे थे, मैंने टोका। हाँ, ब्याह के करीब महीना 1.5 महीना बाद इस लज्जा ने हमारे बाबा सहित 3 बुजुर्गों और प्रधान को सांझ के समय घर बुलाया है। बाबा साल 2 साल से ये किस्सा माँ के सामने सिलसिलेवार दोहराते रहे थे। मुख्य कमरे में आमने सामने पड़ी 2 चारपाइयों पर खेस बिछाकर सबको इज्जत से बैठाया। अपने आप जमीन पर पड़े पारल पर बिछी दरी पर सास को साथ लेकर बैठ गई। उबरी के लिए खुलते दरवाजे पर खड़ा रहा गया पति। लाजा ने घूंघट हटाया और मुख्य कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। थर थर कांप रहा था उसका शरीर, पर आवाज सपाट एकदम। आपकी हाजिरी में इस गांव घर में बहू बनकर आई थी मैं। यहाँ लाया गया मुझे, पति की ओर इशारा करके कहा उसने। सेहरा बांधे के और गाजे बाजे के साथ लाया था इस घर में। 2 मर्द हैं, एक आपके साथ बैठा है, यह अंधेड़ मेरा पति का चाचा, दूसरा मेरा पति। मुझे बताया जाए कि किसके साथ व्याहता धर्म निभाऊं मैं। पागल हुई है बदजात, मुझे बता क्या बात है। दरवाजे पर खड़ा शेर गर्जा। तुमसे बहुत बात कर ली मैंने और बहुत कुछ बता भी लिया। सख्ती से रोक के हुए बोली, आज इनसे बात कर लेने दे। प्रधान जी की ओर मुड़ी, फिर बोली, आपका हुक्म बजाऊंगी, पर रहूंगी एक के साथ, चाहे उस नामर्द के साथ, चाहे इस जोरवार के साथ। हिकारा से देखा उसने प्रीति को, पर रहूंगी इस तरह के एक के साथ रहते कि दूसरा मुझे छूना तो दूर टेढ़ी आंखों से देखेगा भी नहीं। अपनी बात खत्म करके उसने मुंह पर घूंघट डाल लिया और दीवार से पीठ टेक कर बैठ गई। सास चादर से मुंह ढांप कर भीतर चली गई। प्रधान प्रीति को आंखों के इशारे के साथ बाहर ले गया। मुड़कर अंदर आए तो प्रीति ने अपनी पगड़ी बहू के पैरों में रख दी। सच ऐसा हुआ था, पर इसके बाद भी उसी घर में कई सालों से एक ही घर में इकट्ठे रह रहे हैं। हाँ, लाज्या के साथ जो कुछ हुआ वो मुझे मुद्दा बनाने की हालत में नहीं। गरीब घर की बेटी थी, ससुराल में ही रहना था इसे, लेकिन अपनी शर्तों पर रहना था।